दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री की 33वीं क्लास है। हम ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की 32 क्लासेस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे व्यायाम मंडल के बारे में जिसने यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या की। ठीक है। और हम पढ़ेंगे अभिनव भारत नामक संस्था के बारे में, साथ ही पढ़ेंगे किस प्रकार नगर में प्लेग अधिकारियों से ज़्यादा दयालु हो जाता है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्त के कथन से। पराधीनता की ग्लानि जब जब असह्य होती है तब तब देशों में देश प्रेम आतंकवाद के रूप में प्रकट होता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1902 से शुरू होता है और लगभग 1931 तक लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी आंदोलन अचानक 1902 से शुरू हो गए थे, उसके पहले से भी मौजूद थे। परंतु जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो ये क्रांतिकारी आंदोलन गति पकड़ लेता है और इस आंदोलन को गति प्रदान करने वाले कारक वही थे जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का जन्म हुआ। अंतर मात्र इतना था, क्रांतिकारी तत्काल अपने कार्यों की प्रतिक्रिया चाहते थे। ठीक है। और इन क्रांतिकारी आंदोलन ने अनेक संगठन भी बनाए जिसमें गदर पार्टी, इंडियन नेशनल आर्मी, व्यायाम मंडल, अभिनव भारत अनुशीलन समिति जैसी संस्थाएं थी। क्रांतिकारियों का विश्वास था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा तथा हितकर हो परंतु स्वदेशी शासन की तुलना में हमेशा तुच्छ ही रहेगा। तो भारत में अगर क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ शुरू होता है? महाराष्ट्र में शुरू होता है। और इसकी पुष्टि भी की गई। ब्रिटिश सरकार ने एक विद्रोही समिति बैठाई थी विद्रोह की जांच के लिए। तो उन्होंने पाया कि सबसे पहले भारत में क्रांतिकारी घटनाएं महाराष्ट्र से शुरू हुई। विद्रोही समिति 1918 में बिठाई गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि रामोसी आंदोलन से शुरू होती है। रामोसी आंदोलन कब होता है? 1779 में। किसके नेतृत्व में होता है? वासुदेव फड़के के नेतृत्व में। और इस रामोसियों ने इस आंदोलन में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए पहली बार शस्त्र उठाए, उनसे संघर्ष किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कई डकैतियां भी डाली। डकैतियां वो हथियारों की ज़्यादा थी ताकि उनके पास भी हथियार हो और वो सक्षम तरीके से अंग्रेजी सैनिकों से लड़ सकें। इसके उपरांत 12 जून 1897 को पूना में राजनीतिक हत्याएं हुई। तो उन्हीं राजनीतिक हत्याओं के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बात करते हैं व्यायाम मंडल की, जिसकी स्थापना 1896-97 में पूना में होती है, जिसके संस्थापक होते हैं दामोदर हरि बाल हरिकृष्ण चापेकर। इन्हें प्रेम से चापेकर बंधु कहा जाता था उस समय। चापेकर बंधु चित्पावन ब्राह्मण थे। ये एक्चुअली चापेकर बंधु एक ही परिवार के 3 पुत्र थे और इन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उसमें अपने जीवन को आहुति दे दी। तो इनका नाम याद रखिएगा। चापेकर बंधु हमने आपको बताया चित्पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने 1896-97 में कुछ अधिकारियों की हत्या की। इस समय एक्चुअली होता क्या है, 1896-97 में पूना में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, एक महामारी थी ये। और सरकार ने इस प्लेग समिति का गठन किया था जिसके प्रधान मिस्टर रैंड बनाए गए थे। इन्होंने प्लेग ग्रस्त व्यक्तियों की खोज में आम जनता के घरों में सैनिकों को भेजा। तो सैनिकों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए केवल घरों में लूटमार ही नहीं की बल्कि लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया। इस पर महाराष्ट्र में जनाक्रोश फैल गया जो स्वाभाविक था। तिलक ने इसी घटना को लेकर अपने पत्र मराठा में लिखा भी कि जो नगरों में प्लेग इन प्लेग अधिकारियों से ज़्यादा दयालु है। 22 जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने जो प्लेग कमिश्नर थे मिस्टर रैंड और उनके मित्र लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या कर दी। इस हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में, उनकी मुखबिरी करने में असली हाथ द्रविड़ बंधुओं का था। तो जो व्यायाम मंडल के अन्य सदस्य थे उन्होंने नाराज होकर द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी और द्रविड़ बंधुओं की हत्या के आरोप में जो व्यायाम मंडल के शेष सदस्य थे उनको मृत्युदंड दिया गया और कुछ को आजीवन कारावास दिया गया।
ठीक है, तो याद रखिएगा। चापेकर बंधु बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। ये इनकी मृत्यु पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने पत्र केसरी में इन्होंने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से कर दी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार जो भारत में कार्यरत थी वो नाराज़ हो जाती है और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 18 माह की कारावास दे देती है। ठीक है, तो ये थी महाराष्ट्र की घटनाएं। उसके बाद महाराष्ट्र में अन्य घटनाएं भी होती। एक संस्था जिसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावर के द्वारा की जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस संस्था की स्थापना के पहले 1902 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने एक गुप्त सभा मित्र मेला की स्थापना की थी और यही सभा परिवर्तित होकर 1904 में अभिनव भारत कहलाने लगी। यह एक गुप्त संगठन था जिसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों के द्वारा आयोजित होता था। इसकी कई शाखाएं थी देशों में, ये पूरे देश में लगभग फैला हुआ था। इस संस्था ने पांडुरंग महादेव बापट यानी पीएम बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अभिनव भारत ने किसको पेरिस भेजा बम बनाने की कला सीखने के लिए? तो पीएम बापट, पांडुरंग महादेव बापट को। इसी समय वीडी सावरकर इंग्लैंड चले जाते हैं, लेकिन यह संस्था यानी अभिनव भारत संस्था भारत में अबाध रूप से काम करती रहती है। जैसे ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो अपने कार्यों को रोकते नहीं हैं। आप जानते हैं वीडी सावरकर भारतीय उग्रवाद विचारधारा के पोषक थे। जैसे ही वो ग्रेट ब्रिटेन पहुंचते हैं यानी इंग्लैंड पहुंचते हैं, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दल का गठन करते हैं। इस कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इंग्लैंड में बंदी बनाया तथा उन पर राजद्रोह तथा हत्या की प्रेरणा के अपराधों के लिए अभियोग चलाने के लिए मोरिया नामक जहाज द्वारा भारत भेजा गया। तो जहाज का भी नाम याद रखिएगा, किस जहाज से भारत भेजा गया था? मोरिया नामक जहाज से। रास्ते में यह जहाज फ्रांस के मार्सेल्स द्वीप के पास ठहरता है और 25 अक्टूबर 1910 को सावरकर इस जहाज से कूद जाते हैं और तैर कर ये कहाँ पहुँचते हैं? फ्रांस किनारे पर पहुँचते हैं, जहाँ पे एक फ्रेंच सिपाही इन्हें पकड़ लेता है और बिना प्रत्यर्पण की पूरी कार्यवाही किए बिना ब्रिटिश जहाज के कप्तान को ये सौंप देता है। चूँकि सावरकर राजनीतिक अपराधी थे, अतः फ्रांस सरकार ने वापस उनसे मांग की ब्रिटिश सरकार से, क्योंकि उसको पकड़ा गया था। फ्रेंच सिपाही ने किस दोष से पकड़ा था? कि वो फ्रेंच की सीमा के आसपास टहल रहा था या तैर के पहुंचा था। तो ये पहले फ्रांस की सरकार के लिए वो दोषी था, लेकिन क्योंकि फ्रेंच सिपाही ने बिना प्रत्यर्पण की पूरी कार्रवाई किए बिना ही ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था या ब्रिटिश कप्तान को सौंप दिया था, और जैसे ही फ्रांस सरकार ने उनको मांगा वापस वीडी सावरकर को, ब्रिटिश सरकार ने यह मांग खारिज कर दी और इसका मामला अदालत में सुपुर्द कर दिया। फैसला ब्रिटिश सरकार के दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार के पक्ष में ही आया। वीडी सावरकर को भारत वापस लाकर उन पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। तो क्या है नासिक षड्यंत्र केस? एक मिनट, ये 1909 में होता है नासिक षड्यंत्र केस। परीक्षा में पूछा जाता है, डेट भी पूछी जाती है इसकी, याद रखिएगा 1909। क्रांतिकारियों ने 1909 के समय तक बम्बई, पूना, नासिक में बम बनाने के कई केंद्र बना लिए थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई थी। 21 दिसंबर 1909 को लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की, याद रखिएगा। इस आरोप में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, विनायक देशपांडे, कृष्णजी गोपाल कर्वे को मुकदमा चलाकर 1911 में फांसी दे दी गई और 17 अन्य व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। ठीक है, और उनको कुछ को निर्वासित किया गया, कुछ को आजीवन कारावास दिया गया। तो इन हत्याओं का जो हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने की और जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, इसका सारा दोषारोपण वीडी सावरकर पर आया। ऐसा कहा गया कि वो ही हत्या के लिए प्रेरित करते हैं और इन पर भी नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया, जबकि वो इस समय कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। उन पर ये केस चलाया गया, इन्हें वापस लाया गया इंग्लैंड से और ये केस चलाकर आजीवन कारावास दे दिया गया वीडी सावरकर को। तो ये सारी घटनाएं होने के बाद महाराष्ट्र में लगभग क्रांतिकारी सारी ही गतिविधियों पर विराम लग जाता है। तो ये हमने आज पढ़ी
महाराष्ट्र की क्रांतिकारी घटनाओं को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। आगे हम 2-3 दिन इन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हम बंगाल की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।